मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है हमारा वॉल्यूम यानी आयतन से संबंधित रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन का मतलब है कि कितना स्थान वो घेरता है, उसे हम आयतन कहते हैं या वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो आयतन निकालने का हमने सूत्र पढ़ा था कि घनाभ की 3 विमाएं चलती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्योंकि हमारा जो घनाभ होता है वो 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो लंबाई चौड़ाई के साथ इसमें ऊंचाई भी होगी, यानी ये 3 डायमेंशनल आकृति होती है, 3 आयामी आकृति होती है। तो लंबाई भी हमें दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है। तो आयतन हमारा हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो हमें जो दे रखा है, पहले आंकड़े हम लिखते हैं कि लंबाई बराबर है हमारे 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई बराबर है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब आंकड़े तीनों हमारे पास है, तो हम आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अंग्रेजी में बोले तो एल गुणा में बी गुणा में एच भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले हम देखेंगे कि क्या इकाइयां हमारे समान है। तो देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई ये 8 गुणा में चौड़ाई ये 5 गुणा में ऊंचाई ये 3, तो गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और 40 को 3 से गुणा किया तो 120। अब इकाई क्या लगाएंगे, जब हम किसी भी आकृति का आयतन निकालते हैं तो पीछे क्या लगाते हैं, घन लगाते हैं। घन और सेंटीमीटर में दे रखी विमाएं, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर हम 120 सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, घात 3 लगाते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखो संख्या हमारी गुणा हो गई। अब संख्या के पीछे सेंटीमीटर भी तो लगा हुआ है ना, तो सेंटीमीटर 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 3 बार गुणा होगा तो सेंटीमीटर की घात 3 लग जाएगी। तो घात 3 का मतलब है घन। तो कभी कभी प्रश्न में घात 3 भी लगी आती है और कभी कभी घन सेंटीमीटर भी लिखा आता है। ऑप्शन में हमारे जिसमें उसी में जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ सभी में घन लगा है, इसका मतलब 120 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। तो ए ऑप्शन है हमारे 120 घन सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था घनाभ के बारे में, तो उस हिसाब से आपको घनाभ का नाम आते ही घनाभ की आकृति आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि घनाभ में क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सारी दिमाग में आपके आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 120 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि एक घन की भुजा 8 मीटर है, एक घन की भुजा 8 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का नाम आते ही आपके दिमाग में घन की आकृति आ जानी चाहिए कि हमने घन पढ़ा था कि घन के जो 6 पृष्ठ होते हैं, 6 के 6 ही पृष्ठ हमारे वर्गाकार होते हैं। इस तरीके की घन की हमारी आकृति होती है, तो इसके जो सारे पृष्ठ होते हैं वो हमारे वर्गाकार होते हैं, 6 के 6। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें और ऊंचाई की बात करें, तो हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी बराबर होगी, इसलिए लंबाई को भी हम भुजा कहेंगे और चौड़ाई को भी हम भुजा कहेंगे और ऊंचाई को भी हम भुजा कहेंगे। यानी ये हमारी लंबाई भी भुजा हो जाएगी, चौड़ाई भी भुजा हो जाएगी, ऊंचाई भी भुजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो घन बनता है वो 6 वर्गाकार पृष्ठों से बनता है। तो यहाँ पर इसकी आयतन की बात हो रही है कि घन की भुजा में दे रखी है,
तो घन की नाम आते ही घन का चित्र यानी घन की जो आकृति है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो घन की भुजा 8 मीटर है, तो इसका हमें आयतन पूछा है, तो आयतन हम आराम से निकाल सकते हैं। आयतन का मतलब है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी इसके तो तीनों ही वही होती है भुजाएं, क्योंकि तीनों ही समान होती है। तो भुजा भुजा भुजा, लंबाई भी भुजा, चौड़ाई भुजा, ऊंचाई भी भुजा। तो सूत्र हो जाएगा हमारे भुजा क्यूब, या कह सकते हैं भुजा गुणा में भुजा। दोनों का ही मतलब एक है, क्यूब का मतलब है 3 बार गुणा करना। ठीक है, जब क्यूब निकालते हैं तो किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भुजा है हमारी 8, तो 8 का क्यूब निकालो, या 8 गुणा में 8 गुणा में 8। ठीक है, 3 बार करने का मतलब है क्यूब घन निकालना है। तो 8 किसका घन होता है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 512। नहीं है तो आप गुणा कर लो, 8 8 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल के 3, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़े तो 51, तो 512 हो गया। ठीक है, तो आयतन क्या आ गया हमारे घन का 512। अब इकाई क्या लगाएंगे, तो घन आयतन में इकाई लगाते हैं हम घन, और हमारी जो भुजा थी वो मीटर में थी, तो घन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन मीटर। ठीक है, लेकिन हमारे आंसरों में घन मीटर नहीं दे रखा है, घात 3 दे रखी है, तो घन का मतलब भी तो यही होता है। तो हमारा हो जाएगा मीटर की घात 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, तो संख्या को संख्या से गुणा किया तो 512 आ गया। अब मीटर 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 3 बार गुणा होगा तो मीटर की घात 3 आएगी। तो कहने का मतलब है मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या घन मीटर भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे मीटर क्यूब में दे रखी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घन का आयतन हो जाएगा हमारा 512 मीटर की घात 3 यानी मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो में लगातार बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लगातार देखिए। जैसे जैसे हमारे प्रश्न बढ़ते जाएंगे, प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा, हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। यानी घन दिया हुआ है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है। पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले एक ही बात है। तो घन आते हैं हमारे दिमाग में, घन का चित्र आ जाना चाहिए, घन का चित्र आ जाना चाहिए कि घन के जितने भी पृष्ठ होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। घन के जितने भी पृष्ठ होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, और हमारे घन के जो पृष्ठ होते हैं वो 6 होते हैं, या फलक कह सकते हैं या सतह कह सकते हैं। कि तो घन की 6 सतह होती है और 6 की 6 ही हमारी वर्गाकार होगी, 6 की 6 ही वर्गाकार होती है। तो यहाँ पर हमें उसका पृष्ठीय यानी पूरे जितने भी पृष्ठ है 6 के 6 वर्गाकार पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भुजा की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी हम भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा था। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ा था कि घन में प्रत्येक वर्गाकार है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा में भुजा। तो यहाँ पर 6 वैसे के वैसे ही वर्गाकार पृष्ठों से बना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे 6 गुणा में भुजा की घात 2। सवाल में सूत्र को रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे हमारा आंसर निकलेगा। तो वहां से हमें पता निकलेगा भाई यहाँ से मिला है। तो यहाँ पर देखिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के रखो भाई ये होता है। ठीक है, अब इससे भुजा निकाल, इसमें भुजा आई है तो आराम से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो जब इसका घात हटेगी, जब भी किसी के स्क्वायर हटता है तो हमारी जो बची हुई है उस पर अंडर रूट लग जाता है। तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह सकते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल बटा में चाहिए, गुणा में था तो भाग में जाएगा। और जैसे ही हम भुजा की घात हटाएंगे, क्योंकि हमें भुजा चाहिए, ठीक है, तो भुजा हमें निकालनी है, तो अंडर रूट संपूर्ण क्षेत्रफल बटा में 6 हमारा सूत्र अपने आप ही बन जाएगा। तो भुजा बराबर
अंडर रूट संपूर्ण क्षेत्रफल था हमारे 1734, 1734 और बटा में 6। तो यहाँ पर 6 का भाग लगाते हैं तो जाता है, तो अच्छी बात है। तो 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और बच गए हमारे 5, 6 आठे 48, 53 हो गए। 6 आठे 48, कितनी बार गया? 8 बार। 48 पे कितने बच गए हमारे? 5 बच गए। तो यहाँ हो गए 54, तो 6 नाम 54, यानी 6 से हमारा 1734 कट गया है 289 बार, यानी हमारे आ गया अंडर रूट 289। तो 289 का अंडर रूट निकालेंगे, यानी 289 किसका घन वर्ग होता है? तो किसका होता है? तो 17 का होता है। आपको ध्यान होगा, अगर याद नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। और हमारे किसमें दे रखा था? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर भुजा भी हमारी 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपको 289 का अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो 289 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देखते हैं तो 8 2 10 9 19, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा नहीं क्योंकि काय का 9 है, 7 का देते हैं तो 7 चौक 28, 9 बचते, 7 का भी नहीं जा रहा। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 का दे तो 11 दूनी 22 और 6 बच गए 69 में, 11 का भाग नहीं जाता। उसके बाद 13 का 13 दूनी 26 और 2 यानी 29 बच गए, 13 का भी नहीं जा रहा। और 13 के बाद आती है हमारी 17, तो 17 एकम 17, तो 18 में 17 गए तो 11, तो 119, 17 7 यानी 17 का चला जाएगा। 17 एकम 17 और यहाँ बच गए 11, आगे 9 तारे 119, तो 17 7 119, 17 में 17 का जाएगा 17 एकम 17। तो वर्ग में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं और जब घन हमें निकालना होता है तो 3 3 के समान संख्याओं के जोड़े हम बनाते हैं। तो यहाँ 17 17 समान थी तो एक जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े में से हम एक 17 को ले लेंगे, तो 17 ही हमारा इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा 289 का। तो ये यूं कह सकते हैं कि 17 का वर्ग 289 होता है। तो यहाँ पर हमें वर्ग ही निकालना था, स्क्वायर निकालना था हमारा, तो 289 किसका वर्ग होता है? हमारे 17 का होता है। ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर में भुजा के लिए पूछा था, तो भुजा हमारी आ गई 17 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आप प्रश्न पढ़ो कि किससे संबंधित है, वो उसका चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपके जो सूत्र आपने याद किए थे, ऐसे तो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आपके जो सूत्र है वो उल्टे सुलटे भी नहीं होंगे। जब आकृति आपके सामने होगी, दिमाग में आकृति का चित्र होगा, तो सूत्र उल्टे सुलटे होंगे नहीं। आप आकृति को देखकर अपने आप सूत्र बना लोगे, सूत्रों को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक कमरा 9 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा है, उसमें 40 छात्र रहते हैं और एक छात्र के लिए 3.375 घन मीटर जगह आवश्यक है, तो कमरे की ऊंचाई क्या है? यानी लंबा चौड़ा दे रखा है और एक बच्चे का स्थान भी दे रखा है कि एक छात्र के लिए 3.375 घन मीटर जगह आवश्यक है, तो कमरे की ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई आ गई, लंबाई चौड़ाई, यानी ऊंचाई पूछा है, लंबाई चौड़ाई में दी हुई है, और यहाँ पर एक बच्चे का कितना स्थान घेरता है ये भी हमें दे रखा है, और यहाँ घन मीटर दे रखा है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि जो हमारा जो कमरा है वो घनाभ आकार का है। किस आकार का है? घनाभ आकार का। तभी तो मैं यहाँ क्या दिया है? छात्र के लिए जगह दिया है, नहीं आयतन आ गया कि एक बच्चा कितना स्थान घेरता है। ऐसे 40 बच्चे उस कमरे में रहते हैं, तो वो कमरे की ऊंचाई हमसे पूछा है। तो आयतन का सूत्र होता था हमारे लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, और उसी सूत्र से हमने जाने थे कि 3 और सूत्र बनते हैं कि ऊंचाई हम उससे निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं और चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो चौड़ाई निकालनी होती है तो आयतन बटा में लंबाई गुणा में ऊंचाई हो जाता है, और ऊंचाई निकालनी होती है तो आयतन बटा में लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ में ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई के लिए हमें आयतन भी चाहिए। तो आयतन हमें एक बच्चे का दे रखा है, लेकिन कमरे में 40 छात्र रह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि कमरे की लंबाई बराबर 9 मीटर है और चौड़ाई बराबर है हमारी 5 मीटर, और हमारा एक बच्चे का आयतन दे रखा है। एक बच्चे का आयतन का मतलब है कितना स्थान घेरता है, तो 3.375 घन मीटर घेरता है। तो इकाइयां हम देखते हैं, तो मीटर मीटर घन मीटर,
तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर ये समान नहीं होती तो इनको भी हम मीटर बनाते, क्योंकि आयतन घन मीटर में, तो उसी के अनुसार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी मीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो एक बच्चे का था, उस कमरे में 40 बच्चे रहते हैं, तो 40 बच्चों का हम कुल आयतन निकाल लेते हैं। 40 बच्चों का कुल आयतन बराबर, ज्यादा होगा, एक का दे रखा है तो ज्यादा का हम आराम से निकाल सकते हैं, तो 3.375 गुणा में 40, तो 0, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 7 28, 28 2 30, हासिल के 3, 4 3 12, 12 3 15, हासिल का 1, 4 3 12 1 13। अब दशमलव लगाने की बारी है। भाई दशमलव संख्याओं को हम किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करें तो साधारण संख्या मानकर गुणा करेंगे, बाद में इकाई की तरफ से हम दशमलव गिनकर लगा देंगे। तो यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद लगाए, 3, या कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो अब हम भी इकाई से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3, तो दशमलव लग जाएगा हमारे 135.00। तो 135.00 का मतलब है 135 घन मीटर, यानी कुल आयतन आ गया हमारा 135 घन मीटर। अब हमें तो ऊंचाई निकालनी है, कुल आयतन हमसे नहीं पूछा, हमसे ऊंचाई पूछिए कि उस कमरे की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा हमारा आयतन बटा में लंबाई गुणा में चौड़ाई, आयतन बटा में लंबाई गुणा में चौड़ाई। जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले वो इन सवालों को समझने के लिए या इन सवालों को हल करने के लिए इस वीडियो का, यानी आयतन जो वीडियो है उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा, तब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आपकी जो बेसिक कंसेप्ट थे वो कंप्लीट आपको करवा दिए थे, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट देख रहे हो पहले इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख ले। तो यहाँ पर देखिए आयतन है हमारा 135, आयतन है 135 और लंबाई है हमारी 9 मीटर गुणा में चौड़ाई है हमारी 5। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 5 5 इकाई का अंक तो 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 से 5 दूनी 10, 3 बच गए, 5 उतारे 35 हो गए, 5 7 35, 9 एकम 9, 9 3 27, तो क्या आ गया हमारे 3, और वो भी किस में आएगा, क्योंकि आयतन हमारे घन मीटर में है तो हमारी ऊंचाई भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। अब 3 मीटर हमारी उस कमरे की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में 3.0 है, तो किसी भी पूर्ण संख्या को दशमलव में लिखते 3, जैसे दशमलव बनाए तो पॉइंट लगाकर हम 0 लिख सकते हैं, तो 3.0 का मतलब भी 3 ही होता है। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव के बाद डायरेक्ट 0 आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो पूर्ण संख्या ही कहलाएगी। लेकिन दशमलव के बाद में कोई 0 आ जाए, 0 के बाद संख्या होगी तब तो वो गिना जाएगा, 0 के बाद अगर 1 2 लिखा होगा तो गिना जाएगा, लेकिन दशमलव के जस्ट बाद ही अगर 0 आ गया और पीछे कुछ भी नहीं है, 0 ही है, तो फिर उसका कोई मान नहीं होगा। तो 3 को हम 3.0 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो दशमलव में आंसर आ गया और हमारे तो पूर्ण संख्या में आंसर आया है, तो 3 को हम 3.0 लिखेंगे तो उसका मान 3 ही रहेगा, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 मीटर हमारे उस कमरे की ऊंचाई आ जाएगी। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। अब बहुत सारे देखते हैं प्रश्न को कि 1 सेंटीमीटर के 3 घन जोड़ देंगे तो 3 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक ठोस घन बन जाएगा। तो बच्चों ऐसे गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सवाल समझिए कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला हमारा एक घन है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर उसकी भुजा है एक घन की। ठीक है, उसको बनाना है तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी, कितने घनों को हम मिलाएंगे या उनको जोड़ेंगे तब जाकर हमारे 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनकर तैयार होगा। तो फिर क्या करेंगे कि जब भी हमें इस तरीके से घनों की संख्या किसी की बनाने के लिए संख्या चाहिए तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला होता है जिसके अंदर हम लगा रहे हैं, जिसमें जमा रहे हैं, डिब्बे जमा रहे हैं, कुछ भी जमा रहे हैं, कमरे में डिब्बे जमा रहे हैं, तो पूरे आयतन में जो बड़ा वाला होता है उसके पूरे आयतन में जो चीज जमा रहे हैं, रख रहे हैं, उससे बना रहे हैं, उसके आयतन का भाग लगा देते हैं।
जैसे मान लो एक घनाकार कमरा है या घनाभ आकार का कमरा है, उसमें हम कार्टून जमा रहे हैं या फिर किसी पैकेट को हम जमा रहे हैं या बक्से में किसी का पैकेट रख रहे हैं, बिस्किट का पैकेट जमा रहे हैं या साबुन की डिब्बियां जमा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जिसमें जमा रहे हैं उसके पूरे के आयतन में एक जो भी जमा रहे हैं डिब्बियां हैं या फिर साबुन है, साबुन की टिकिया है या फिर कोई और भी चीज हम रख रहे हैं, तो उसके आयतन का भाग लगाते ही हमारी उनकी संख्या निकल कर आ जाती है। जैसे दीवार है, दीवार में ईंटें लगानी है तो पूरी दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग हम लगा देते हैं। ये हमने वर्ग और के क्षेत्रफल और परिमाप जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने जाना था, वहां परिमाप क्षेत्रफल था, यहाँ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो उसको बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की जरूरत पड़ेगी, तो घनों की संख्या में निकालनी है। घनों की संख्या क्या होगी, तो बड़े घन का आयतन बटा में एक छोटे घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन का सूत्र वही होगा जो छोटे घन का भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही घन है तो इसका हो जाएगा हमारे भुजा गुणा में भुजा, या हम कह सकते हैं कि भुजा का क्यूब भी बोल सकते हैं, और छोटे घन का भी भुजा गुणा में भुजा, या फिर हम 1/3 बटा में 1/3। ठीक है ना, तो दोनों की अलग अलग है तो इसको अलग अलग मानकर चलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये भुजा अलग अलग है तो दोनों की तो एक की ए मान लेंगे तो दूसरे की बी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे रखी है, हमें तो मानने की जरूरत भी नहीं है। तो भुजा इसकी कितनी है, बड़े वाले की 3 गुणा में 3। ठीक है, और छोटे वाले क्या हो जाएगी 1 गुणा में 1। तो नीचे 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो वही 3 ही आएंगे, 3 बार ही कटेगा, तो नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो 3 तिया 9 और 9 ती 27। अगर आपको मैं डायरेक्ट बोलती कि 3 तिया 9 9 ती 27 आंसर आ जाएगी 27 घन, तो आपको समझ में नहीं आता। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1-1 सेंटीमीटर के कितने घनों की आवश्यकता होगी जब हमें 3 सेंटीमीटर वाला एक ठोस घन बनाना है। तो जब भी ऐसी संख्या हमसे पूछी जाए किसी की भी, तो बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले एक पीस, एक जो टुकड़ा है उसके आयतन का भाग उसमें लगा देंगे तो टोटल संख्या हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो बड़े घन का आयतन बटा में छोटे घन का आयतन, तो भुजा गुणा में भुजा बटा में भुजा गुणा में भुजा। बड़े घन की भुजा 3 थी हमने लिख दिया और इसकी 1 थी लिख दिया। तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर 1 से भाग देने पर वही आएगा, तो 3 तिया 9 9 ती 27, 27 बटा में 1 का मतलब 27 ही होगा, यानी 27 घनों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यही पूछा है कि कितने घनों की आवश्यकता होगी, तो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 27 घनों की आवश्यकता होगी। इसके आगे और भी शानदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक घनाभ आकार टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 1.2 मीटर है, इसमें 7200 लीटर पानी डालने पर पानी की सतह कितनी ऊंची उठेगी, हमसे पूछा गया है। यानी जो हमारी टंकी है उस टंकी का जो आकार है वो घनाभ आकार का है। तो जैसे ही घन और घनाभ का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में दो चित्र आ जाना चाहिए, उसकी आकृति आ जानी चाहिए। तो ये घनाभ आकार की हमारे पास टंकी है और उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे रखी है, यानी लंबाई ये हमारी 3 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है हमारी 1.2 मीटर, और कहा गया है कि इसमें 7200 लीटर पानी डालने पर पानी की सतह कितनी ऊंची उठेगी। यानी पानी दे रखा है, पानी का आयतन दे रखा है कि 7200 लीटर पानी उसमें डाला गया है, पूरा आयतन नहीं दे रखा है। 7200 लीटर पानी डालने पर पानी की सतह कितनी ऊंची उठेगी ये हमें
हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए जो उत्तर दे रखे हैं ऑप्शन है उसके, तो ऊंचाई हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है, इसका मतलब है इनको भी सेंटीमीटर में बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए घनाभ की जो घनाभ आकार की जो टंकी है उसकी लंबाई 3 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 में हमारे 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चौड़ाई हमारी चौड़ाई दे रखी टंकी की 1.2 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1200 हो जाएंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यानी 120 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि 120 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो लंबाई चौड़ाई तो हमारी सेंटीमीटर में हो गई, लेकिन जो पानी का आयतन दे रखा था, पानी का आयतन दे रखा था, वो पानी का आयतन दे रखा था हमारे 7200 लीटर, तो इस 200 लीटर को भी हम क्या बना लेंगे, यानी 7200 लीटर को भी हम क्या बना लेंगे, घन सेंटीमीटर बना लेंगे। तो दोस्तों एक घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ये आपको इकाई याद रखनी है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास 7200 लीटर पानी है, तो इसको घन सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो अब ये हमारे घन सेंटीमीटर में आ गया। जब आयतन हमारे पास हो, लंबाई हमारे पास हो, चौड़ाई हमारे पास हो, तो ऊंचाई हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई निकालने का हमारा सूत्र हो जाएगा आयतन बटा में लंबाई इंटू चौड़ाई। तो उससे पहले हमने इकाइयां समान कर ली, अब कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो आयतन है 7200 गुणा में 1000, 1000 क्यों किया, क्योंकि हमें घन सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई बनाई है, तो पानी को भी हमें घन सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 7200 गुणा में 1000 बटा में लंबाई है हमारी 300, तो 300 गुणा में चौड़ाई है हमारी 120, तो गुणा में 120। अब कट रहे तो काट लेंगे, तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया और 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गए। अब 12 से हम इसको काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 छिकी 72, तो 600 हमारे आ गए। 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0 यानी 200 आ गया। अब हमारी जो ये थी लंबाई चौड़ाई वो सेंटीमीटर में थी, तो हमारी ऊंचाई भी क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। यानी उस टंकी में 7200 लीटर पानी डालने पर टंकी की जो ऊंचाई है वो 200 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगी। टंकी की जो ऊंचाई है वो 200 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से सवाल को समझकर और उसको करना होता है। इकाई का सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इकाई का ध्यान रखते हुए आपको सवाल को हल करना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन है हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो उस नए घन की भुजा क्या होगी। तो दोस्तों जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उस दोनों का आयतन हमारा बराबर ही होता है, यानी उसका आकार बदल जाता है, लेकिन हमारी जो आयतन है उन दोनों का वो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 घन है, उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया है, एक बड़ा घन बनाया है, तो उस नए घन की भुजा हमसे पूछिए। इसका मतलब ये समझना है कि जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी शेप दी जाती है तो दोनों का आयतन बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमारे 3 घन है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। जैसे एक घन है हमारा, एक घन है जिसकी भुजा है हमारी 3 सेंटीमीटर, एक घन है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर और एक घन है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। नीचे बनाती इस तरह से। तो देखिए एक घन है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर और दूसरा घन है जिसकी भुजा है हमारी 4 सेंटीमीटर और तीसरा घन है जिसकी भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एक है जैसे ये 3 सेंटीमीटर वाला घन है और ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। जब इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया है तो जो नया घन बनेगा,
जो भी हमारा नया घन बनेगा उसका इन तीनों के बराबर ही आयतन होगा, यानी तीनों का जो आयतन निकालेंगे उसके बराबर ही होगा, तीनों का आयतन इसके बराबर ही होगा। तो चित्र मैंने आपके सामने बना दिया, आपको समझ में आया होगा कि तीन घने, जो ये तीन भुजाएं, दो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मत मान लेना, ये घने तीन घने, उनके अलग अलग कोर या भुजा भी बोल सकते हैं। तो एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है और एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है। इन तीनों को पिघलाकर, जैसे लोहार को आपने देखा होगा, लोहे को पिघलाकर उसकी अलग अलग शेप बना देता है, कभी सिलेंडर में, यानी किसी का बेलन बना देता है, किसी का शंकु बनाता है, किसी भी आकार में किसी के गोले बनाता है, ठीक है। तो लोहे के गोले बनाते तो वो जो लोहे का जो राड होती है या फिर वो सिलेंडर आकार की होती है या फिर चपटा सा भी हमारा हो सकता है घनाभ आकार का, तो उनको पिघलाकर गोले बनाते, तो जितना उसने लिया है उसके बराबर ही उसका आयतन होगा। तो यह 3 घने और 3 घन से हमारे यहाँ पर एक बड़ा नया घन बनाया है। तो इस घन की हमें भुजा पूछी है, इस घन की भुजा पूछी कि भुजा कितनी होगी। तो भुजा हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि इन दोनों तीनों का मिलाकर आयतन इसके बराबर ही होगा। तो तीनों का आयतन हम निकाल लेंगे तो समझो कि बड़े घन का आयतन भी आ गया, और जब बड़े घन का आयतन आ जाएगा तो घन के आयतन से हम घन की भुजा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आयतन हो जाएगा हमारे भुजा क्यूब, प्लस इसका आयतन हो जाएगा दूसरे वाले का भुजा क्यूब, और तीसरे वाले का हो जाएगा हमारे भुजा क्यूब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 तिया 9, 9 ती 27, 4 का हो जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, प्लस 5 का हो जाएगा 125। अब तीनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 9 9 7 कितने होंगे 16, 16 के 6, हासिल का 1, 6 2 8 2 10 1 11, हासिल का 1 1 1 2, यानी 216 घन सेंटीमीटर, यानी तीनों का मिलाकर हमारे पास आयतन आया है 216 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस बड़े घन का आयतन भी हमारा क्या होगा 216 ही होगा, क्योंकि इनको पिघला कर ही तो ये बनाया है, तो आयतन तो बराबर ही होगा। तो आयतन बराबर 216 घन सेंटीमीटर है, 216 घन सेंटीमीटर है। तो इस बड़े घन की भुजा क्या होगी, तो आयतन से भुजा हम निकाल सकते हैं। तो भुजा का सूत्र होता है अंडर रूट क्यूब आयतन, यानी आयतन का हमें क्यूब निकालना है, ठीक है। अंडर रूट यानी घनमूल निकालना है, आयतन का क्या निकालना है घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो अंडर रूट क्यूब 216, तो 216 किसका घन होता है, किसका घन होता है 216, तो 216 हमारे 6 का घन होता है, किसका घन होता है 6 का। तो 6 सेंटीमीटर इस बड़े घन की भुजा आ जाएगी। अगर आपको घन याद नहीं रहता है तो आपको मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम निकाल सकते हैं। तो घन में 3-3 समान संख्याओं के जोड़े बना जाते हैं, जबकि वर्ग में 2 संख्याओं के समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ 216 का अगर हम निकाले भाज्य गुणनखंड विधि से 216 के, तो 2 एकम 2, 1 में भाग में गया 0, भाग टूट के 0, 2 8 16, 2 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 7 14, फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 2 2 आए, यानी एक समान आए तो एक जोड़ा ये बन गया, 3 3 हमारे 3 बार आए तो एक जोड़ा ये बन गया। घन में 3-3 समान संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं, जबकि वर्ग में 2-2 संख्याओं के समान संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो इस जोड़े में से 2 ले लेंगे, इस जोड़े में से 3, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, यानी 216 किसका घन होता है 6 का घन होता है। या आप कहे कि क्यूब रूट किसका होता है, कि 216 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी घनमूल क्या होगा, तो 6 होगा। 216 का घनमूल क्या होगा 6 होगा। तो 6 सेंटीमीटर हमारे इस बड़े घन की भुजा आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर हमारे बड़े घन की भुजा आ जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर 6 सेंटीमीटर, यानी उस नए घन की भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक घनाकार संदूक का किनारा 60 सेंटीमीटर लंबा है, इसमें 6 सेंटीमीटर लंबे किनारे वाले घन के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं। लंबे किनारे वाले घन आकार के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं। इसमें 6 सेंटीमीटर लंबे घन आकार
6 सेंटीमीटर लंबे घनाकार किनारे के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक संदूक है, संदूक का मतलब है बक्सा आप मान सकते हो जिसका किनारा 60 सेंटीमीटर है। किनारे का मतलब होता है भुजा, जिसे हम कोर भी बोल सकते हैं, भुजा भी बोल सकते हैं, किनारा भी बोल सकते हैं। तो संदूक हमारी घन आकार की है। किस आकार की? हमारी घन आकार की हमारी संदूक है। तो देखिए संदूक है हमारी जो घन आकार की है, और इस संदूक का जो किनारा है यानी इसकी भुजा है वो 60 सेंटीमीटर की है, और हमारे पास पैकेट है 6 सेंटीमीटर लंबे घन आकार के पैकेट है जो इसमें हमें रखने हैं, यानी उसकी 6 सेंटीमीटर है। किनारा कितना है? 6 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने हमारे ऐसे घन हैं, कितने हमारे ऐसे गने जिन जो इसमें रखे जा सकते हैं। यानी ये संदूक है जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है, यानी किनारे का मतलब किनारे को हम भुजा भी बोलते हैं, किनारे को हम भुजा भी, यानी जैसे ये किनारा है तो इसको हम भुजा बोलते हैं। ठीक है, कोर भी बोल सकते हैं, भुजा भी, किनारे, तीनों का मतलब एक ही है। तो इसमें 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार की कितने पैकेट, घनाकार किनारे के, घनाकार किनारे के, घनाकार ने घन आकार का है ये पैकेट, ठीक है ना। ठीक है, किनारे के कितने घनाकार पैकेट रखे जा सकते हैं, किनारे के कितने घनाकार पैकेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पैकेट कितने रखे जाएंगे इनकी संख्या में निकालनी। तो अभी हमने पहले प्रश्न किया था कि जब भी ऐसी आपको संख्या पूछ ली जाए तो बड़े वाला जो दे रखा है, यानी घन हो या घनाभ हो, बड़े वाला जो हमें देता है उसके आयतन में हम एक छोटे टुकड़े, जो छोटा टुकड़ा है या छोटा पैकेट है उसके आयतन का भाग उसमें लगा देते हैं, तो हमारे पास संख्या निकलकर आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों की जो इकाइयां हैं वो भी हम देख लेते हैं कि संदूक का जो किनारा है या भुजा है वो 60 सेंटीमीटर है, और हमारा जो पैकेट है, घन आकार के जो पैकेट है उनका भी किनारा हमारे 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? पैकेट की संख्या निकालनी है, हमें पैकेटों की संख्या निकालनी है कि कितने पैकेट उसमें रखे जा सकते हैं, उसमें रखे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? संदूक का आयतन बटा में, संदूक में रखने इसलिए संदूक ऊपर आएगी, संदूक का आयतन में एक पैकेट के आयतन का भाग लगा देंगे, एक पैकेट का आयतन का भाग लगा देंगे। तो संदूक है उसका आकार बताए आपको कि घन आकार का है, तो उसका सूत्र हो जाएगा भुजा गुणा में भुजा, और जो हमारे पैकेट है वो भी घन आकार के हैं तो इसका भी सूत्र हो जाएगा हमारे भुजा गुणा में भुजा। तो यहाँ पर देखिए संदूक का आयतन का हमने सूत्र लिख लिया और पैकेट के आयतन का भी सूत्र लिख लिया, दोनों का एक ही था क्योंकि दोनों ही घन आकार के थे। तो यहाँ पर अब संदूक की भुजा देखते हैं, तो संदूक की भुजा है 60, तो 60 गुणा में 60 बटा में हमारे एक पैकेट की भुजा है 6 सेंटीमीटर वाला है, तो 6 गुणा में 6। तो यहाँ पर काटते हैं तो 6 से 6 एकम 6 और 6 से 6 डाई 60, 6 से 6 एकम 6 और 6 डाई 60, 6 एकम 6 6 डाई 60, यानी 10 को 10 से गुणा किया तो 100 और 100 को 10 से गुणा किया तो 1000, और बटा में 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो बटा में 1 का कोई मतलब नहीं होगा, इसका मतलब है कि उस संदूक में ऐसे 6 सेंटीमीटर किनारे वाले या भुजा वाले या कोर वाले कितने पैकेट रखे जाएंगे, तो 1000 पैकेट हम इस संदूक में रख सकते हैं, जमा सकते हैं। तो कितने रखे जाएंगे, तो 1000 पैकेट रखे जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस संदूक में 1000 पैकेट रखे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सीमेंट की एक खुली टंकी की भीतरी माप 3 मीटर गुणा में 2 मीटर गुणा में 0.8 मीटर है, इसको भीतर से पूरा प्लास्टर करवाना है। यदि इसके लिए प्रति वर्ग मीटर 10 रुपए खर्च हो तो टंकी को प्लास्टर कराने का
खर्च निकालिए कि कितना खर्चा आएगा टंकी के भीतर से प्लास्टर करने का। यानी खुली है हमारी टंकी सीमेंट की, जैसे हम घर में पानी का टैंक बनाते हैं, ये समझ के चलो आप कि पानी का जो टैंक बनाते हैं तो टैंक के ऊपर हम पट्टियां लगाते हैं, तो पट्टियां नहीं लगी है, वो खुला है और अंदर से चारों तरफ प्लास्टर करना है। तो अंदर से जब प्लास्टर करेंगे तो नीचे उसका जो धरातल है यानी आधार है उस पे भी हम प्लास्टर करवाएंगे, तो चारों दीवारें प्लस उसका जो आधार है यानी भीतर से पूरा प्लास्टर का मतलब है आधार और चारों दीवारें हमारी आ गई है। ये समझ के ये समझना है कि पर्सन कहेगा नहीं किसका निकालना है, तो पर्सन को समझना पड़ेगा कि भीतर से पूरा प्लास्टर करना है, तो भीतर में क्या क्या आ जाएगी, उसकी चारों दीवारें प्लस उसका आधार आ जाएगा और टंकी ऊपर से खाली, इसका मतलब उसका छत नहीं आएगा। ठीक है, अब उसको प्लास्टर करवाना है तो 1 वर्ग मीटर प्लास्टर कराने का खर्चा 10 रुपये है। तो टंकी में जब हम पूरा प्लास्टर करवा देंगे तो कितना खर्च हमारे होगा। अब यहाँ पर 3 मीटर गुणा में 2 मीटर गुणा में 0.8 मीटर है, तो जब ऐसे 3 इकाइयां हमारी गुणा में आ जाए तो एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होती है, और 3 की जगह अगर हमारे 2 आ जाए तो एक लंबाई और एक चौड़ाई होगी। तो यहाँ 3 देर की, इसका मतलब 3 मीटर लंबाई है टंकी की, 2 मीटर उसकी चौड़ाई है और 0.8 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि जो टंकी है वो गनाब आकार की है, क्योंकि गनाब की ही हमारी गनाब की 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके जो सारे पृष्ठ होते हैं, सारे जो फलक होते हैं गनाब के, ठीक है, तो गनाब के 6 पृष्ठ हमारे आयताकार होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो उसका आधार होगा वो आयताकार होगा, तो उसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो लंबाई गुणा में चौड़ाई आएगा। तो सबसे पहले टंकी आपके सामने बना रही हूं, ये गनाब आकार की टंकी है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये टंकी है गनाब आकार की। ठीक है, और ये टंकी क्या है, ऊपर से खुली है, हमारी टंकी ऊपर से क्या है, खुली है। ठीक है, इसकी लंबाई है हमारे 3 मीटर, लंबाई है 3 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 2 मीटर और इसकी ऊंचाई है हमारे पास 0.8 मीटर। ठीक है, नाप के नहीं बनाए मैंने, इमेजन के लिए यानी एक चित्र बनाकर आपके सामने समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब टंकी ऊपर से खुली है, ऊपर से खुली है और अंदर भीतर से सारा प्लास्टर करना है, इसका मतलब इसकी चारों दीवारें और नीचे का जो आधार है वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हमने दीवारों का क्षेत्रफल निकालना जाना था, तो उससे पहले देखते हैं कि क्या इकाइयां हमारी समान है क्या। तो लंबाई देखिए मीटर में है, चौड़ाई हमारी मीटर में है और ऊंचाई भी हमारी मीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले तो टंकी की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणा में ऊंचाई। तो हमारी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट लंबाई हमारी 3 मीटर प्लस चौड़ाई हमारी 2 मीटर गुणा में ऊंचाई हमारी 0.8 मीटर। तो आगे हल करते हैं, 2 गुणा में 3 में 2 जोड़े तो 5 गुणा में 0.8। अब गुणा करते हैं तो 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10 और 10 को 0.8 से गुणा किया तो हमारे आ जाएंगे 80। अगर दशमलव नहीं मान तो 80। अब दशमलव लगाएंगे तो एक अंक के बाद हमें लगाना है, तो 8 यानी 0 इकाई से गिनकर लगाएंगे तो 0 फिर 8 हो जाएगा, यानी 8.0 का मतलब है 8 वर्ग मीटर। यानी जो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, मैंने आपको बताया था कि वर्ग में होती है, क्षेत्रफल के जब इकाई लगाते हैं तो वर्ग आता है या मीटर स्क्वायर आता है। तो 8 वर्ग मीटर तो हमारी चारों दीवारों का आ गया। अब हमें नीचे भी तो प्लास्टर करवाना है, आधार पे भी तो प्लास्टर होगा, नीचे भी तो पानी के टैंक में। तो यहाँ पर खुली टंकी है हमारी, ठीक है, सीमेंट की, तो यहाँ पर आधार है तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो हमारे इसका आधार का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर
आधार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई क्यों लगाया, क्योंकि आयताकार है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई कितनी 3 गुणा में चौड़ाई कितनी 2, तो 3 दूनी 6 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें टोटल कितने एरिया में प्लास्टर करवाना है, तो 8 तो हमारी 4 दीवारों का आ गया और 6 हमारे आधार का आ गया। इसका मतलब कुल क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास, तो कुल क्षेत्रफल बराबर 8 + 6 बराबर 14 वर्ग मीटर, यानी 14 वर्ग मीटर में हमें प्लास्टर करवाना है। अब हमें प्लास्टर तो हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमें रुपए निकालना है या खर्चा निकालना है कि प्लास्टर कराने का खर्चा कितना होगा। तो देखिए प्रति वर्ग मीटर, प्रति का मतलब होता है 1, तो 1 वर्ग मीटर में 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो हमें 14 वर्ग मीटर में प्लास्टर करवाना है तो कितना खर्च होगा। तो यहाँ पर हम एक ही नियम से इसको कर सकते हैं या डायरेक्ट आप गुणा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए चूंकि 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर में 10 रुपए खर्च होते हैं, 1 वर्ग मीटर में प्लास्टर करवाने पर हमारे 10 रुपए खर्च होते हैं, इसलिए 14 वर्ग मीटर में कितना खर्चा होगा, तो 10 गुणा में 14 बराबर 140 रुपए खर्च होगा, 140 रुपए हमारे खर्च होंगे। तो यहाँ हमारा खर्चा आ गया 140 रुपए, यानी टंकी को भीतर से प्लास्टर कराने का खर्चा 140 रुपए हो जाएगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन में हमारे यहाँ पर गलत साइज लिखने में आ गया, तो यहाँ पर 140 हो जाएगा, 1400 की जगह देखो 1200 आएगा नहीं, 1600 नहीं आएगा, 1300 यानी 140 आया है। तो यहाँ पर 1 जीरो ज्यादा लग गया यहाँ पे, तो 140 रुपए प्लास्टर कराने का खर्चा कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन में तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, जब आंसर करते हैं तो ऑप्शन में हमारे देखो 140 आए हमारे, तो ऑप्शन में 140 आने चाहिए। हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है कि 140 पे खर्च होंगे, तो यहाँ ऑप्शन में 1 जीरो ज्यादा था तो उस जीरो को हटा देंगे, यानी 140 रुपए खर्च होंगे। तो पूरा सवाल को समझना होता है, आप चारों दीवारों से ही कर लोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें ये भी समझना है कि जब भीतर से कराएंगे तो दीवारों के साथ उसका आधार भी प्लास्टर में आएगा, अंदर आधार भी आता है, तो दीवारों के साथ आधार का भी निकालकर कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर 1 वर्ग मीटर में जितने खर्च हो रहे हैं उससे उसको गुणा कर देंगे तो हमारा उसका खर्चा आ जाएगा। इस तरीके से प्लास्टर करवाए या रंग करवाए, किसी का भी खर्चा पूछे तो हम आराम से बता सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक घन का विकर्ण का माप 4√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए, किसी भी घन का आयतन निकालने के लिए भुजा हमारे पास होनी चाहिए, भुजा हमारे पास होगी तभी हम उसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें घन का विकर्ण दे रखा है, घन का विकर्ण बराबर है 4√3 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा था कि जब घन का विकर्ण निकाला जाता है तो विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणा में भुजा। ये हमने पढ़ा था कि घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणा में भुजा और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा में भुजा। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों में, घन और वर्ग में दोनों में फर्क होगा। ठीक है, तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणा में भुजा। तो यहाँ पर हमें विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण से हम भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो भुजा निकालने का हमारा सूत्र हो जाएगा विकर्ण बटा में √3, यानी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में बात रखनी है कि विकर्ण कैसे निकाला जाता है √3 गुणा में भुजा से। तो फिर हमें भुजा निकालने के लिए बोला है तो भुजा का सूत्र हो जाएगा विकर्ण बटा में √3। तो विकर्ण दे रखा है 4√3 और बटा में √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, हमारे पास बच गया 4। तो 4 सेंटीमीटर हमारे उस घन की भुजा आ गई। तो हमसे भुजा नहीं पूछा है, उस घन का आयतन पूछा है। तो जो भुजा आ गई तो घन का आयतन भी हम निकाल लेंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब,
क्या होता है, भुजा क्यूब या भुजा गुणा में भुजा, ये भी हम कह सकते हैं। तो 4 का क्यूब हम निकालेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी 4 को 3 बार गुणा करना है। घात 3 का मतलब है 4 गुणा में 4 गुणा में 4। घात 3 का मतलब है 4 का क्यूब है, यानी 4 का घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए उस संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है। घन निकालने के लिए उस संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है। तो घन आपको याद रखने हैं, और नहीं भी याद रहे तो आप गुणा कर कर देख सकते हैं। तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी 4 का घन होता है 64। ठीक है, तो 64 घन और सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर ही आएगा। तो उस घन का आयतन हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 22 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 16 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि एक ईंट की लंबाई 110 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दीवार में कितनी ईंटें लगेगी, तो पूरी दीवार के आयतन में हम एक ईंट के आयतन का भाग लगा देंगे। जब भी हमें ऐसे संख्या पूछी जाए कितनी ईंटें लगाएंगे, कितने पत्थर लगेंगे, कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने पैकेट रखेंगे, कितनी टिकिया रखी जाती, कितने कार्टून जमाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों में जब हमें संख्या पूछी जाती है तो हम बड़े वाले आयतन में एक छोटा जो भी वस्तु या पैकेट, जो संख्या हमें जो भी चीज रखनी है या जमानी है या उससे बनानी है, उसके आयतन का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका कमरा होगा तो कमरे में दीवार होती है, तो वही समझ के आप चलो कि वो दीवार है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी और उस दीवार में ईंटें लगी होगी, ईंटें से वो दीवार बनी है। तो उस दीवार में कितनी ईंटें लगी है हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए हमें एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम होगी, तो हम उसका भाग लगाकर पता लगा लेंगे कि इस दीवार को बनाने में इतनी ईंटों की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीवार की लंबाई हमें दे रखी है। सबसे पहले हम आंकड़े लिख लेते हैं। दीवार की लंबाई है हमारे पास 22 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास में 1 मीटर और ऊंचाई है हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। इसका हमें समझ में आ गया कि दीवार घनाभ आकार की है। उसके बाद ईंट की लंबाई में दे रखी है। ईंट की लंबाई है हमारे पास 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई बराबर है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है, ऊंचाई बराबर है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, हम पहले संख्या निकालने से पहले इकाइयों को देखते हैं। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है, जबकि ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर है। तो फिर इनको भी हमें दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 22 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 22 में 2200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 16 मीटर में कितने होंगे, तो 1600 सेंटीमीटर। अब सभी इकाई हमारी सेंटीमीटर में हो गई, तो कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। हमें निकालनी है ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी ईंटों की संख्या में निकालनी है। ईंटों की संख्या, पत्थर भी रख सकता है तो पत्थरों की संख्या, जो भी चीज रखवा रहा है, जिससे भी बनवा रहा है, तो उनकी संख्या जब हमें निकालनी होती है तो किसमें लगवाएगा, दीवार में। तो दीवार के आयतन बटा में एक ईंट का आयतन का भाग लगा देंगे। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग लगा देंगे। तो दीवार का आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो दीवार हमारी घनाभ आकार की है, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगा।
ठीक है। आकार देकर, जैसे अगर मान लो वर्गाकार इसमें रख रहा था ईंटें, तो फिर वर्ग का आयतन हो जाता भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा। लेकिन हमारे ईंट भी घनाभ आकार की है, तो उसका भी सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। जरूरी नहीं है कि दोनों ही हमारी घनाभ आकार की हो, एक घन आकार की और एक घनाभ आकार की भी हो सकती है, दोनों ही घन आकार की हो सकती है, या दोनों ही घनाभ आकार की भी हो सकती है। ठीक है, तो आकार देकर उसी का सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो दीवार की लंबाई हमारी 2200 यानी 2200 और चौड़ाई हमारे पास 100 सेंटीमीटर गुणा में ऊंचाई हमारी 1600 सेंटीमीटर बटा में ईंट की लंबाई है 110 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी 50 सेंटीमीटर गुणा में ऊंचाई हमारी 40 सेंटीमीटर। अब हम इनको काट लेंगे, तो देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, फिर नीचे एक जीरो से हमारा ऊपर एक जीरो कट गया, और 4 से हमारे 16 कट रहे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 5 से 10 कट रहे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 11 से हमारे 2200 कट रहे हैं तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, और यहाँ जीरो में भाग नहीं गया तो भाग टूट की जीरो, आगे भी जीरो में भाग नहीं गया तो भाग टूट की जीरो, यानी 200 बार कट गए। नीचे एक एक है तो एक का तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर है 200 गुणा में 2 गुणा में 4, तो 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 को 200 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और डबल जीरो पीछे लगते क्या हो जाएंगे 1600। यानी उस दीवार को बनाने में, उस घनाभ आकार की दीवार बनाने में 1600 ईंटों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, 1600 ईंटों की आवश्यकता हमें होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 1600 ईंटें। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को दुगना करके ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, कि जो हमारा घनाभ है उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दे रखी, बस उसमें परिवर्तन के लिए बोला है। तो परिवर्तन निकालने के लिए हमें पहले वाले घन का आयतन निकालना होगा, फिर हमें बाद वाले घनाभ का, पहले वाले घनाभ का आयतन निकालना होगा और फिर बाद वाले घनाभ का आयतन हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा तो मान लेंगे कि माना कि घनाभ की लंबाई हमारे 1 से, ठीक है, 1 से और कोई भी इकाई मान सकते हैं, x इकाई है, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, और चौड़ाई बराबर है y और ऊंचाई मान लेते हैं कि ऊंचाई बराबर है हमारे z। ठीक है, अब ये पहले वाले घन का हम आयतन निकालते हैं, तो आयतन बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y और ऊंचाई है z, तो आयतन हो गया XYZ। क्या हो गया XYZ। ये तो पहले के घनाभ का हमारा आयतन हो गया। जब पहले वाले का निकालेंगे तभी तो बाद से हमें पता चलेगा कि कितना परिवर्तन आ गया है। तो हमने माना कि पहले घनाभ की लंबाई x थी और चौड़ाई हमारी y थी और ऊंचाई हमारी z थी, तो पहले वाले घन का आयतन आ गया XYZ। ठीक है, अब हमारे को क्या बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए, दुगना करके ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। तो देखिए लंबाई हमारी x थी, तो अब लंबाई क्या हो जाएगी दुगनी। दुगनी का मतलब है 2 से गुना करना, 3 गुनी का मतलब है 3 से गुना करना, 1.5 गुनी का मतलब है 1.5 से गुना करना, 3.5 का मतलब है 3.5 से गुना करना। तो यहाँ पर दुगनी बोल रहा है, तो लंबाई 1 से तो दुगनी होते ही ये 2x हो जाएगी, और चौड़ाई को भी दुगनी करने के लिए बोल रहा है, तो चौड़ाई हमारे y है तो 2y हो जाएगी, और ऊंचाई के लिए बोला गया है कि ऊंचाई को क्या कर देना है आधा कर देना है। तो आधे का मतलब है बटा में 2 लगा देना है। क्या लगा देना है बटा में 2। आधे का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1 को z से गुना तो z ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन बराबर लंबाई गुणा में
चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास क्या है, घनाभ है। तो लंबाई है 2x गुणा में चौड़ाई है 2y गुणा में ऊंचाई है z बटा में 2। तो देखिए 2 से तो हमारा ये 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया 2xyz, यानी क्या आ गया, 2xyz आ गया। तो पहले तो हमारा आयतन था xyz और अब 2xyz हो गया, इसका मतलब 2 आगे लग गया, तो हमारा आयतन क्या हो गया, 2 गुना हो गया या दुगना हो गया, ये भी हम कह सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे आप संख्या मानकर भी कर सकते हो। तो हम मान लेंगे कि माना की लंबाई बराबर हमारी 2 है और चौड़ाई बराबर हमारी 4 है और ऊंचाई बराबर हम 6 मान ले। कोई भी संख्या आप मान सकते हो, कोई भी 2 4 6 नहीं माने, कोई सी भी संख्या आप मान सकते हो। तो मैंने यहाँ माना कि घनाभ की लंबाई 2 है और चौड़ाई हमारी 4 है और ऊंचाई हमारी 6 है। पीछे आप इकाई लिखना चाहो तो लिख सकते हो मीटर मीटर मीटर, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा हमारा, आयतन बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लंबाई है 2, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 6, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, 8 छंग 48, यानी 48 घन मीटर हो गया। 48 घन मीटर हमारा आयतन हो गया। अब क्या करना है कि लंबाई और चौड़ाई को दुगना करके ऊंचाई को आधा कर देना है। इसका मतलब पहले हमारी लंबाई क्या थी, 2 मीटर थी, तो उसका दुगना हो जाएगा 4 मीटर, दुगना हो जाएगा 4 मीटर। और चौड़ाई को भी दुगना करने के लिए बोला है, तो चौड़ाई 4 मानी थी, तो 4 का दुगना 4 मीटर 8 मीटर हो जाएगा। और बोला है कि ऊंचाई को क्या कर देना है, आधा कर देना है, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो अब हमारी लंबाई चौड़ाई आ गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई है, तो आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई हमारी 4, चौड़ाई हमारी 8 और ऊंचाई हमारी 3। तो 4 को 8 से गुणा किया तो 4 8 32 और 32 को 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 96 घन मीटर, 96 घन मीटर आ गया। तो पहले का आयतन हमारा आया 48 घन मीटर और अब जो बोला था उसके अनुसार हमारा आया 96 वर्ग मीटर। तो 48 दूनी 96 होते हैं, 48 दूनी 96 होते हैं, इसका मतलब 2 गुना हो गया। हमारा जो आयतन था वो दुगना हो गया या 2 गुना हो गया। तो कोई भी आप संख्या मानकर भी कर सकते हो, और संख्या नहीं माने तो XYZ या PQR या ABCD कुछ भी मानकर आप कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा। तो घनाभ के आयतन में क्या फर्क पड़ा, तो घनाभ का आयतन दुगना हो गया है, क्या गुना हो गया है, दुगना। तो बी आंसर हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आज हमने वॉल्यूम में घन और घनाभ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हल किया है, और आपको ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। जिन्होंने ये डायरेक्ट ये वीडियो देखा है तो इसकी पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में घन और घनाभ का कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया था और सूत्र भी मैंने आपको बता दिए थे। तो वहां जाकर आप वो दोनों वीडियो देखकर और बाद में जब ये क्वेश्चन आप हल करोगे तो आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।